नमस्कार साथियों, एक बार फिर से गुनगुन ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमोद। आज आपको रीड के अकॉर्डिंग मॉडल पेपर बताऊंगा। आप 15 प्रश्न हमने पहले कर लिए हैं और इसके बाद में वापस आगे के प्रश्न हैं इस वीडियो के अंदर करेंगे और लगभग मैं रीड का पूरा मॉडल पेपर टेस्ट पेपर निकालूंगा। टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्या माना जाता है? जो 90 से 100 की बुद्धि लब्धि होती है उस बालक को क्या मानते हैं? मंद बुद्धि मानते हैं, सामान्य बुद्धि मानते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि मानते हैं या क्षीण बुद्धि मानते हैं? तो इसे सामान्य बुद्धि मानते हैं। इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसकी व्याख्या है सामान्य बुद्धि है टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसका किया है? बुद्धि लब्धि के अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? टर्मन ने किया है, जिसमें मानसिक एवं तैथिक आयु द्वारा बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है। और बुद्धि लब्धि, मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा तैथिक आयु इनटू 100, यानी कि उनकी एक तो मानसिक आयु और फिर उसके बाद में तैथिक आयु और उनको 100 से गुणा करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये लीजिए अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न। हॉल का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यानी कि हॉल ने एक सिद्धांत दिया था, वो किसकी व्याख्या करता है उसका बताना है। बुद्धि की प्रकृति का करता है, बुद्धि की अभिप्रेरणा की भूमिका का करता है, या मूल्य का करता है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन में किशोरों का मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। तो हॉल का सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। इसकी आपको व्याख्या बता देता हूँ। किशोरों को मनोविज्ञान, किशोरों को मनोविज्ञान, हॉल ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले अमेरिका में किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किया। किसका किया? वैज्ञानिक अध्ययन किसका किया? किशोर अवस्था का। किसने किया? हॉल ने किया था। और हॉल के अनुसार किशोर अवस्था एक आंधी तूफान की अवस्था कहलाती है। आपका प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि आंधी और तूफान की अवस्था कौन सी होती है? तो ये किशोर अवस्था होती है। और ये किसने कहा? तो हॉल ने कहा था, स्टैनली हॉल ने कहा था। ठीक है, इसके बाद में ये एक तनाव तूफान की अवस्था है। क्या है? ये एक तनाव तूफान की अवस्था के नाम से भी जानते हैं इसे। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक होता है विकास का निम्न में किसने महत्व दिया था? केमनियस ने दिया, हॉल ने दिया, या हॉलिंगवर्थ ने दिया, या फ्रॉइड ने दिया था? तो इसका जो महत्व दिया था फ्रॉइड ने दिया था। और इसकी व्याख्या है आपके, फ्रॉइड ने मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने दिया था, और जिसमें उन्होंने इड, ईगो वे सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा दी थी? एक तो इड की दी थी, ईगो की थी, और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 में है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का या प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? यानी कि प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी सर्वप्रथम? तो एक तो होता है विलियम वुंट, एक है सिगमंड फ्रॉइड, या पाउलो, या वॉटसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर विलियम वुंट। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। और इसका व्याख्यात्मक बता देता हूँ। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान का प्रक्रम प्रयोगशाला 1879 में कब की थी? 1879 में जर्मनी में की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ, किसके साथ? सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण संवेदना, किसकी? प्रत्यक्षण संवेदना, दया एवं संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का
अध्ययन किया था या अध्ययन किया था। ठीक है, किसने किया था? विलियम वुड ने किया था। कब किया था? 1889 में। कहाँ किया था? जर्मनी में किया था और अपने दोस्तों के साथ में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 के अंदर है गेस्टोल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टोल मनोविज्ञान की है आधारशिला किसने रखी थी? तो एक तो फ्रांज बेंटो ने की थी। किसने? फ्रांज बेंटो ने की थी, मैक्स वेथिर में, या एडगर रूबिन ने, या कर्टन लेविन ने की थी। तो गेस्टोल मनोविज्ञान की आधारशिला है वो मैक्सर वेथिमर ने रखी थी। और ये इसकी व्याख्या है, गेस्टोल मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई थी। एक तो मैक्स द्वारा, जो मैक्स वेथिमर था, और वोल्फ मेगम था, जो कॉलर भी आप कह सकते हो शॉर्ट में, और कुर्ट कोफा था। कौन था? कुर्ट कोफा। हम ज्यादातर यही नाम सुनते हैं, कोफा, कॉलर। ठीक है, और वर्थिमर, मैक्स वर्थिमर थे। आगे समझ में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, संगणन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संगणन सिद्धांत है निम्न में से किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत है अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से, या सृजनात्मकता से। तो संगणन सिद्धांत है वो आपके संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, जो राइट नंबर 3 है। सी इसका राइट आंसर है। कौन सा? सी, जो संगणन स्मृति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं अब। प्रश्न नंबर 22 के अंदर है क्षेत्र सिद्धांत। कौन सा? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? कौन से वर्ग का क्षेत्र जो सिद्धांत है, कौन से वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का है, या संरचनाविदों का है, या फिर मनोविश्लेषकों का है, या गेस्टोलवादियों का है? यानी कि क्षेत्र सिद्धांत है वो किस वर्ग में आता है, ये कौन से सिद्धांत के वर्ग में आता है? तो इसका राइट आंसर है गेस्टोलवादियों के सिद्धांत में ये क्षेत्रविद आता है। इसकी व्याख्या आपको संपूर्ण बता देता हूँ। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? लेविन द्वारा किया गया था। और लेविन एक गेस्टोलवादी मनोविज्ञान थे। कौन थे? लेविन कौन से मनोविज्ञानिक थे? गेस्टोलवादी। और लेविन का क्षेत्र है सिद्धांत सामान्य शब्दावली में ये कहता है कि मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। कौन कहता है? ये गेस्टोल कहता है। ठीक है ना, गेस्टोल कहता है कि लेविन कहता है कि मानव व्यवहार, व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसका सांकेतिक रूप है बी बराबर FPE द्वारा प्रदर्शित। इसे इस सूत्र के अकॉर्डिंग प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 इसमें है बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में या मापने में काम में लिया जाता है? व्यक्तित्व को, रुचि को, बुद्धि को, या अभिक्षमता को? तो इसका राइट आंसर होगा बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। और बुद्धि है भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापने के लिए किया जाता है। और भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भाटिया द्वारा किया गया था भारत में। किसका परीक्षण? बुद्धि परीक्षण का। और यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है ना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। चलते हैं आगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 के अंदर है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय है किसने दिया था? अधिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय है किसने दिया था? तो हॉल ने दिया, यहाँ पे हॉल लिखना थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, या वॉटसन ने दिया? तो इसका है प्रत्यय दिया था स्किनर ने दिया था। किसने दिया? स्किनर ने दिया था।
और स्किनर है, इसकी व्याख्या बता देता हूँ। जिस प्रकार पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है किसमें जुड़ा है क्लासिकल अनुबंध में, किसका? पावलोव का। उसी प्रकार स्किनर का नाम है संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। यानी कि पावलोव का नाम क्लासिकल अनुबंध में जुड़ा है, उसी प्रकार स्किनर का नाम संवेगात्मक अनुबंध से जुड़ा हुआ है। और संवेगात्मक अनुबंध का क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। किसको? संवेगात्मक अनुबंध का दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत या क्रिया प्रसूता अनुबंध, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, किसका? प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? कौन? देखो ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं या अधिगम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके अधिगम है। ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। और व्याख्या है इसकी, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति, क्या है? जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। और ये अधिगम की एक परिभाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। इसमें है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? कौन? क्या है? संज्ञान है। संज्ञान किस बुद्धि का हिस्सा है? तो प्रतिदर्शन सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड का सिद्धांत का या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है गिलफोर्ड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? इसका राइट आंसर है सी, गिलफोर्ड का सिद्धांत। और गिलफोर्ड ने का सिद्धांत है, गिलफोर्ड ने 1907 के अंदर, कब? 1907 के अंदर का विचार का बुद्धि के सभी तत्वों को 3 आयामों में सुसंगठित किया था। कितने आयाम में? 3। वो तीनों कौन कौन से आयाम थे? एक तो संक्रिया, एक विषय वस्तु और एक उत्पाद। देखो गिलफोर्ड के कितने आयाम थे? आयामों में विभक्त किया था गिलफोर्ड ने, तो 3 आयामों में किया। और कौन कौन से नाम थे? संक्रिया थे, विषय वस्तु थी और उत्पादन था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। इसमें है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु होती है 10 वर्ष है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसकी बुद्धि लब्धि है, प्रश्न में देख लो आराम से। ए में ऑप्शन में 80, बी में 100, सी में 110 और डी में 125। तो इसका राइट आंसर है 125। लेकिन ये 125 आया कैसे हैं? तो मैं इसका आपको बताता हूँ। मानसिक आयु यानी कि मानसिक आयु कितनी थी? तो मानसिक आयु थी 10 और वास्तविक आयु कितनी है? 8 इंटू 100 कर दो। ठीक है, इंटू 100 कर दो। अब इनको इससे गुणा कर लो और फिर इसमें 8 का भाग दे दो, तो इसमें आएगा 125। ठीक है ना, इसका सूत्र है इंटू 100 करना, तो इसको इंटू 100 कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें कहते हैं संवेग का कौन सा सिद्धांत, किसका? संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? यानी कि संवेग का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो संवेगात्मक अनुभव होता है ना, उसका संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित करता है? वो कौन सा सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शन ए में है जेम्स लैंग सिद्धांत, बी में हाइपोटोलेसिक सिद्धांत और सी में है सक्रियता सिद्धांत, डी में है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है जेम्स लैंग सिद्धांत या यूँ कह सकते हैं लैंग सिद्धांत, यानी कि बिंदी भी है उसमें। व्याख्या है इसकी
जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है। पहले क्या होता है? पहले तो संवेगात्मक व्यवहार होता है और उसके बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए आपको बता सकते हैं, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। यानी कि आपके सामने आप कहीं जंगल में घूमने जाते हो और वहां पे यदि कोई शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है, भालू आ जाता है या चीता आ जाता है और उसे देखकर आप नहीं भागते हो तो उसे क्या कहते हैं? डर की अनुभूति नहीं होती है। अतः संवेगात्मक अनुभूति, संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित हैं। ये कह सकते हैं कि संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार है वो जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 के अंदर है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव खाली जगह क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी इच्छा या आवश्यकता होती है और उसमें कोई रुकावट उत्पन्न हो जाती है तो उस संवेगात्मक तनाव को क्या कहते हैं? तो इसमें ए आंसर है द्वंद्व, बी है कुंठा, सी है चिंता और डी है आपके तनाव। तो इसका राइट आंसर होगा कुंठा। ठीक है ना, ये कुंठा है। व्याख्या इसकी बता देता हूँ। कुंठा मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे। कितने संवेग बताए थे? 14 संवेग बताए थे। और किसी इच्छा की पूर्ति न होना, क्या होते हैं? किसी की इच्छा की पूर्ति न होना, ये कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है? कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है या ना होना, या आप जो इच्छा प्रकट करते हो और वो आपके पूर्ण नहीं होती हैं तो उसे कुंठा संवेग कहते हैं। और ये किसके द्वारा है? मैकडूगल के द्वारा। और मैकडूगल ने कितने संवेग दिए थे? 14 संवेग दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। ठीक है, इसमें माना जाता है कि कोलबर्ग, कौन सा? कोलबर्ग है। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कौन से विकास से संबंधित है? तो इसमें है भाषा का विकास, बी में सामाजिक का विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। किसके अनुसार? कोलबर्ग के अनुसार का सिद्धांत है वो विकास से कौन सा संबंध रखता है? तो भाषा का, सामाजिक का, नैतिक का या शारीरिक का। तो इसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास, सी है इसका राइट आंसर। और नैतिक विकास है ये कोलबर्ग व्याख्या करता है। कोलबर्ग के अनुसार व्याख्या बताते हैं, कोलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया। यानी कि कोलबर्ग खुद है समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया। और कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है। यानी कि आपके जो नैतिक विकास ही हैं वो संज्ञानात्मक विकास के क्या करते हैं? समानांतर, यानी कि साथ साथ चलते हैं, परंतु इसके लिए उसकी आवश्यक शर्त नहीं होती है, कोई भी शर्त नहीं होती है कि ये होना जरूरी है। दोस्तों, ये तो थे मनोविज्ञान के 15 प्रश्न आज की क्लास में। अब आगे है वो आपके और बताते हैं साइकोलॉजी के अलावा। अब आपको बताते हैं कि इसमें रीट में जीके के प्रश्न भी पुटअप होंगे। उन जीके के प्रश्नों को भी हम व्याख्या सहित आपके सामने प्रकट करेंगे और बताएंगे। प्लीज़ आप दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलो पहले इसमें 91 क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उनमें कृषि के जो प्राचीनतम जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये एक तो कोल्डिवा से, लहुरा देव से मेहरानगढ़ से, ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है, या टोकवा से। तो इसका राइट आंसर बी है, इसका राइट आंसर बी है जो लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी आपको मैं व्याख्या भी बता देता हूँ। लहुरा देव की व्याख्या है, थोड़ी अच्छी व्याख्या है, आपको सुनकर अच्छा भी लगेगा, बहुत अच्छी व्याख्या है। देखो, नवीनतम कौन सी?
नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले से स्थित लहुरा देव है, वहां से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नवीनतम खोज के आधार पर सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश में है और संत कबीर नगर जिले में है, और ये लुहरा देव से प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए? 8000 ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व के मध्य के चावल के साक्ष्य भी इसमें प्राप्त हुए हैं। और उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारत उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले। किसके? गेहूं के। कहाँ पर? पाकिस्तान में, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और बलूचिस्तान में है। ये मेहरगढ़ नाम से जानता है। ये 7000 ईसा पूर्व में मिले थे गेहूं के साक्ष्य। और प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य हैं वो कोलडीहिवा से प्राप्त हुए। ये इलाहाबाद जिले में अभी वर्तमान में बेलर नदी के तट पर स्थित था और यहाँ पर 6500 ईसा पूर्व के चावी की भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। माना जाता था उपयुक्त संदर्भों में यह है, यदि विकल्प में, किसमें? यदि विकल्प के अंदर बताया जाता है लुहरा देव रहता है, जो उपयुक्त विकल्प वही है होगा, परंतु लुहरा देव विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति होगा। जो यह तो यदि लुहरा देव नहीं हो तो उत्तर पूर्व की भांति माना जाएगा। आगे चल 92 प्रश्न के अंदर है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है, उनका प्रमुख स्रोत क्या है? तो एक तो शिलालेख है, एक पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है, या उपयुक्त सभी। यानी कि हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी होती है वो कौन से प्रमुख स्रोत से जानकारी प्राप्त होती है? तो यह होती है पुरातत्व खुदाई से होती है। किससे होती है? पुरातात्विक खुदाई से। सी इसका राइट आंसर। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका, यानी कि अब भी उसका वाचन नहीं हो सका, उसे पढ़ नहीं सके। अतः सभ्यता से संबंध अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डाल सकते हैं। यानी कि अभी तक हड़प्पा संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, क्या थी? लिपि। और उस लिपि को अभी तक किसी ने वाचन नहीं किया, पढ़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 90। इसमें है दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा, जो लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यानी कि लोहा धातु किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? खुदाई करने पर कौन से स्थल थे? तो ए में तक्षशिला, बी में अंतर जिखेड़ा, या सी में कौशाम्बी, या हस्तिनापुर। तो इसका राइट आंसर है 2, अंतर जिखेड़ा है। ये वहाँ से लोहे धातु के प्रचलित प्रमाण मिले हैं। और राजस्थान में धातु नगरी किसे कहते हैं, ये आपको यदि पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। भारत में लोहा की प्राचीनतम संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि है वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही होती है। यानी कि भारत के अंदर जो प्राचीनतम जो साहित्य हैं उन्हीं से प्राचीनतम संबंधी जो भी जानकारी प्राप्त होती है उन्हीं से मिलती है। जैसे अहिच्छित्र कहाँ किसको कहते थे? नागौर को कहते थे। अंतरजी खेड़ा, आलमगिरी, मथुरा, रोपड़ और श्रावस्ती, काम्पिलिये आदि स्थानों की खुदाई से लोग हैं युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए थे। सॉरी, यहाँ पे लोहा युगीन आएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लोहा युगीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा? लोहा युगीन। और ये लोहा युगीन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से? तो अछित्रपुर से और अंतरजी खेड़ा से और आलमगिरीपुरा से, मथुरा से, रोपड़ से और श्रावस्ती काम्पिले से।
ये भी यदि ऑप्शन में होता है तो आप ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि अंतरजी खेड़ा ही आएगा। इसमें अछित्रपुर भी आ सकता, आलमगीरपुर भी आ सकता है, मथुरा भी, रोपड़ भी और श्रीवास्तव या कंपले भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में है ये खुदाई पे मिले हैं, खुदाई पे, ठीक है। अंतरजी खेड़ा से लोहा धातु, मल धातु, शोध में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां भी मिली हैं, जिसमें ये संकेत मिलता है कि यहाँ लोहा धातु, कौन सा धातु, लोहा धातु को लगाने का कार्य स्थानीय रूप से या स्थायी रूप से होता था। कहाँ पर होता था, यह आपको पता ही होना चाहिए। भारत की खुदाई में लोहा तत्व अंतरजी खेड़ा में होता, और ये भी कह सकते हैं अछित्रपुर में भी हो सकता, कंबले में भी हो सकता था, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 के अंदर ये कह सकते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, कौन सा पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन जो दिया था वो कहाँ दिया था, लुम्बिनी में दिया था, सारनाथ में दिया था, पाटलिपुत्र में दिया था या वैशाली में दिया था। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ में दिया था। 2 नंबर है इसका राइट आंसर है, बी है इसका राइट आंसर। और ये इसकी व्याख्या बता देते हैं। तो 6 वर्षों की कठिन साधना, कितने वर्षों की, 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में, कितनी अवस्था थी महात्मा बुद्ध की, तो 35 वर्षों की अवस्था उनकी वर्ष की अवस्था थी। और वैशाख, कौन से, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, समय कौन सा था, तो वैशाख पूर्णिमा का समय था, नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह कह सकते हैं कि महात्मा गौतम को कब ज्ञान प्राप्त हुआ और कौन सी आयु में प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। और कब हुआ, वैशाख पूर्णिमा को, किस वृक्ष के नीचे हुआ, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाते, क्या कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, इससे पहले बुद्ध नहीं थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने, किसने, गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। यानी कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद में अपने मतों का क्या किया, प्रचार किया। और उरीवेला से ने सबसे पहले ऋषि पंतन, कहाँ पर, ऋषि पंतन, और जो वर्तमान में कहाँ है, सारनाथ वाराणसी के निकट आया हुआ। कहाँ पर आया हुआ, ये वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऋषि पंतन में दिया था। यह अभी वर्तमान में कहाँ है, सारनाथ वाराणसी के निकट में। और कितने ब्राह्मणों को दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। और 5 जो पहला उपदेश दिया था किसको दिया था, तो 5 ब्राह्मणों को दिया। किस जाति को दिया, ब्राह्मण जाति के, ठीक है। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि जो 5 ब्राह्मणों को जो उन्होंने प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने, तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जो पहला उपदेश दिया था उनको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ दिया था, तो आपको पता होना चाहिए, सारनाथ में। और सारनाथ में वर्तमान में कहाँ है, सारनाथ वाराणसी में। तो इसका पहला नाम क्या था, तो ऋषि पंतन। क्या था, ऋषि पंतन। ध्यान रखना, ऋषि पंतन भी आ जाता है ऑप्शन में सारनाथ की जगह। इस सारनाथ की जगह ऋषि पंतन आ जाता है, तब भी आपको ऋषि पंतन कर लेना है, सारनाथ नहीं करना है। ध्यान रखना, यदि सारनाथ की जगह ऋषि पंतन आता है तो ऋषि पंतन लिखना आपको, ये ध्यान रखना, विशेष ध्यान। और दूसरी बात है कि यदि इस जगह लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, वैशाली की जगह चौथा वाराणसी आ जाता है तो आपको वाराणसी भी लिखना है। एग्जैक्ट लोकेशन में आपको लिखना है तो ऋषि पंतन और फिर उसके बाद में सारनाथ अभी वर्तमान में, और ये है कहाँ, वाराणसी में। आगे चलते हैं अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कनिष्क। यानी कि जो पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया या किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया, तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। यह है इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी व्याख्या आप देख लो। पाटलिपुत्र की स्थापना है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंश, किस वंश की, हर्यक वंश शासक ने उदयनी ने की थी। किसने की थी? उदयनी ने की थी। एवं अपनी राजधानी राजग्रज, कौन सी, राजग्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। पाटलिपुत्र क्या की थी? स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में, किसमें, विकल्प में उदयनी नहीं है। विकल्प में क्या नहीं है? उदयनी नहीं है। यदि उदयनी होता तो यहाँ पे उदयनी आता। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर माना जाता है। यदि यहाँ पे सर्वप्रथम माना जाए कि उदयनी यहाँ पे चंद्रगुप्त की जगह या अशोक महान की जगह उदयनी नाम आ जाता, कि कौन सा नाम, उदयन, उदयन आ जाता, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होता। आगे समझ में, आगे चल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर। यानी कि कौटिल्य थे, उनके अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला था? तो कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, और चाणक्य नीति का मतलब होता है कि राजनीति। चाणक्य नीति का मतलब होता है राजनीति। तो इसमें राजनीति है, बी है इसका राइट आंसर। और बी राइट आंसर होने से इसकी राजनीति से ही इस सबसे ज्यादा पहलू डाला था। और इसके आपको व्याख्या भी बता देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातें, कौन सी, बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ये वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। क्या है? जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, ये ग्रंथ तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र का क्या है, अद्वितीय, यानी कि बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है इसे। और इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला जाता है। दोस्तों, यदि आपको पता हो तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो किन के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे, तो ये बताना जरूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। अवघोष किसका समकालीन था? अवघोष किसका समकालीन था? ये हिस्ट्री के सारे प्रश्न अभी तक, आगे आपको और बताएंगे। अशोक का था, यानी कि अवघोष किसका समकालीन था? यानी कि अवघोष के जब राजा थे उसके समकालीन, यानी कि उनके समय में और कौन से राजा थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, कनिष्क था या हर्षवर्धन था? तो इसका जो राइट आंसर है सी है, कनिष्क था। उनके समकालीन, अवघोष के समकालीन कनिष्क था। और अवघोष कनिष्क के राजकवि थे। क्या थे? अवघोष हैं वो कनिष्क के राजकवि थे। और सौंदरानंद, बुद्धि चरित्र और सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं। अवघोष की कौन कौन सी रचनाएं थी? तो सौंदरानंद थी, बुद्धि चरित्र थी तथा सारिपुत्र प्रकरण उनकी रचनाएं थी। और ये प्रमुख कनिष्क के राजकवि थे। और वसुमित्र भी इनके कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। वसुमित्र कौन थे? कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। किसकी की थी? चतुर्थ बौद्ध की किसने की थी? अवघोष ने की थी। और कालिदास गुप्त काल में उन्होंने हुआ करते थे। कालिदास कब हुआ करते थे? गुप्त काल में कवि माना जाते थे। जबकि कंबन है 12वीं शताब्दी के थे। और इसी प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प भी माना जा सकता अभिष्ट। ठीक है, 3 नंबर आपको उत्तर बता ही दिया है, विकल्प कनिष्क। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न क्या क्या कारण थे? तो निम्न कारण कौन कौन सा नहीं था? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण, देखो एक तो प्रश्न बहुत शानदार है, इसको घुमा फिरा कर आपके सामने प्रकट किया गया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। पहले तो आपको कारण दिमाग में आने चाहिए, फिर उनमें बताया गया कि इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि कौन सा कारण नहीं था।
वो बताना नहीं था, ये बताना आपको। हूण आक्रमण का, प्रशासन का सामंती ढांचा, या उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या अरब आक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अरब आक्रमण, यानी कि अरबों का आक्रमण है, इनके संबंधित नहीं है। आगे समझ में दोस्तों, इसकी व्याख्या आपको बताता हूं। गुप्त साम्राज्य के पतन, किसका, कौन सा पतन? गुप्त साम्राज्य के पतन के उपयुक्त कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। यानी कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, उसका अरबों पर, भारत पर कोई प्रभाव नहीं था, आक्रमण का उत्तरदायी नहीं था। भारत में अरब आक्रमण है गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्य काल में आया था। यानी कि जब गुप्त काल का पतन हो गया, किसका? गुप्त काल का पतन होने के बाद में भारत में जो अरब आक्रमणकारी थे, कौन से आक्रमणकारी? अरब आक्रमणकारी थे, वो बहुत वर्षों बाद में आए थे, जो मध्यकाल में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस केंद्र में 1 से 100 से अधिक गुफाएं, यानी कि 1 से लेकर 100 गुफाओं से भी अधिक हैं। क्या है? अधिक हैं। ये कौन सी जगह है, वो कौन सा केंद्र है बताना आपको। तो अजंता है, कौरले है, कैनेरी है, या राजगृह है। तो इसका राइट आंसर होगा कन्हेरी, ठीक है ना, कन्हेरी है उसका राइट आंसर होगा। और ये महाराष्ट्र में मुंबई से लगभग 200 मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है, और उनके अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा है। और ये गुफाएं 8वीं से 9वीं शताब्दी में की गई थी। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र मुंबई में है। मुंबई से लेकर 200 मीटर दूर हैं, जो उत्तरी में कहरी हैं, और वहां पर ये कन्हेरी गुफाएं हैं। और अनेक वर्षों में यहाँ पर कौन रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और कब इन गुफाओं का कब किया शुरुआत रहने लगे? तो 8वीं से 9वीं शताब्दी में रहने लगे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 100, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस है, उनका लेखक कौन है? तो अवघोष थे, बी में विशाखादत्त थे, कालिदास थे, या भास थे। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखादत्त थे, और बी है इसका राइट आंसर, विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस की रचना है विशाखादत्त ने की थी, और इस ग्रंथ से मौर्य, कौन? मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। ये विशाखादत्त हैं, उसमें किस विशाखादत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस हैं, और उस पर किसके जीवन का प्रभाव बताता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन का प्रभाव। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया। यानी कि आपको कभी यह प्रश्न आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलीन किस लेखक ने कहा? तो विशाखादत्त ने कहा था। और किस जो लिखी गई जो ग्रंथ था मुद्रा राक्षस में ये अंकित है, ठीक है। और दुंडीराज मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। दुंडीराज ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 101, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास है वो संत कवि कहाँ के थे ये बताना आपको। तो इसमें देखो, पहला है आगरा के, दूसरा अयोध्या के, तीसरा काशी के, और चौथा कड़ा के। तो इसका राइट आंसर है कड़ा के। कहाँ कहते हैं? कड़ा के। और ये कड़ा के कहाँ है? वर्तमान में कौशाम्बी जिले के अंदर है। संत मलुकदास का जन्म है लाल सुंदरदास जी खत्री के घर पे हुआ था, और 1631 में हुआ था। और ये कड़ा वर्तमान में कौशाम्बी जिला में वर्तमान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? यानी कि जो राजपूताना का एक
राज्य हैं उनमें से एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वह कौन सा राज्य था? तो एक तो आमेर, जिसे अम्बेर के नाम से भी जानते हैं, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है बी, मेवाड़। कौन सा है? बी, मेवाड़। और मेवाड़ में उस समय महाराणा प्रताप थे राजा। मेवाड़ राज्य ने, इसकी व्याख्या है, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, यानी कि उसने कभी भी मुगलों का, किसका? मुगलों का, और मुगलों का कभी भी गुलाम नहीं रहा है, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। वहाँ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था। महाराणा प्रताप ने मुगलों के बहुत सारे शासकों से युद्धों से युद्ध लड़ा था। और राणा प्रताप ने मृत्यु के बाद उनके पुत्र थे अमर सिंह, जो 1615 ईस्वी में जागीर से संधि की थी। कब की थी? ये अमर सिंह का पुत्र हैं जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगलों से संधि कर ली थी। और कब की थी? तो 1615 में की थी। किससे की थी? जहांगीर से की थी। आगे समझ में। और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे संधि प्रस्ताव भी भेजे गए थे। सबसे पहले एक वो जम्मा भट्टा के नाम से आपको पता हो तो सूत्र है, आगे कभी बताऊंगा मैं आपको। आगे चलते हैं। पहले निम्नलिखित में से 103वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की, किसकी? भारत की पंचविधाबंद सिविल सेवा, जिसे आप कह सकते हैं कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने जाती हैं। सबसे पहले गवर्नर थे जनरल, वो भारत में कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के नाम से एक सेवा शुरू की थी और आज उसे भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। वो कौन थे? तो उनका नाम ए में है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी में वेलेस्ली, सी में कॉर्नवालिस और डी में है विलियम बेंटिंग। तो इसका है कॉर्नवालिस थे, जो पहले ऐसे थे कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया के नाम से शुरुआत की थी। और ये अभी इसकी व्याख्या बताते हैं। अभी जो अभी वर्तमान में ये चल रहा है और पहले ये चल रहा था। भारत की पंचविधाबंद सिविल सेवा या लोक सेवा का सृजन है कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद में कॉर्नवालिस ने यह प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्ड को भंग कर उसके संबंध में, कौन सा बोर्ड? राजस्व बोर्ड को भंग किया था और उसका संबंध में नए नियम बनाए तथा कंपनी के अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यापार के संबंध में भी नए नियम बनाए। व्यक्तिगत व्यापार के लिए भी एक नए नियम बनाए थे। किसने? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने कोड के माध्यम से दीवानी तथा न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन किया, यानी कि एक तो दीवानी थी और एक न्यायिक क्षेत्र में स्पष्ट विभाजन किया, जिसने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा का रूप लिया था। आगे चलकर कि कौन सा रूप लिया था? भारतीय सिविल सेवा का रूप। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप देखते रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 104। 104 के अंदर हैं 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से हुई, झांसी से हुई, मेरठ से हुई या कानपुर से हुई? तो इसका राइट आंसर है मेरठ। कौन सा राइट आंसर है? मेरठ। व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति है कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ये भारत में हुई थी, ठीक है ना। और राजस्थान की पूछ ले, किसकी? राजस्थान की पूछ ले तो ये नीमच से हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। यहाँ की तीसरी कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार किया। अब चर्बी युक्त कारतूस क्या थे?
तो देखो हिंदू के लिए तो गाय की चर्बी के कारतूस दिए जाते थे और मुस्लिम के लिए सूअर की चर्बी के कारतूस। किसके? सूअर के जो चमड़ा होता उनके कारतूस दिए जाते थे। कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुले आम बगावत कर दी थी। कब की थी? 10 मई को। कहाँ से की? मेरठ से की। और ये कौन सी रेजिमेंट थी? तो ये 30वीं रेजिमेंट थी। ठीक है। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर लोग दिल्ली की ओर चले गए। कहाँ चले गए? दिल्ली। और उस समय जनरल कौन था? तो जनरल हैविट था के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे। उस समय उसके पास में कितने यूरोपीय सैनिक थे? 2200 यूरोपीय सैनिक थे। और उसके बाद इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया और विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जो विद्रोह कर रहे थे, 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 12 मई को दिल्ली पर, कहाँ पर? दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और लेफ्टिनेंट विलोबी ने दिल्ली के शास्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया, इसका कुछ विरोध किया, परंतु वे पराजित हो गया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। उस समय किसको किया था? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने। दिल्ली में विद्रोह की सफलता हो गई और सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैला दी गई थी तथा अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार तथा उत्तर पश्चिम प्रांतों के अनेक अन्य नगरों पर भी विद्रोह फैल गया था। यानी कि उस समय आपको दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था, तब पूरे भारत के अंदर कुछ ऐसे स्थान थे वहां पर सनसनी हो गई और वहां पर विद्रोह शुरू हो गए थे। जैसे अवध है, रुहेलखंड है, पश्चिम बिहार है, उत्तर पश्चिम में जो प्रांत है उन पर। ठीक है दोस्तों, आगे तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर तिलक को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर निम्न में से कोई नहीं है। यानी कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है उसे राजा राम मोहन राय को, राजा कौन सा है? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इसकी व्याख्या है, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के सूत्रधार थे राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में और भारतीय आधुनिक के पिता एवं नव भारत के भोर का तारा, भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत, नवीन भारत के संदेश वाहक आदि माना जाता है। देखो, राजा राम मोहन राय को अनेक वाहकों के रूप में मानते हैं, जैसे नव जागरण का अग्रदूत कह सकते हैं उसे, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम, सेतु का मतलब होता है पुल का काम, पुल बनाने का काम के लिए भी इसे जाना जाता है, और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जानते हैं, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जानते हैं, नव भारत के भोर का तारा भी कह सकते हैं, और भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत, यानी कि अग्र का मतलब होता है आगे का, यानी कि सबसे पहला दूत मान सकते हैं, और नवीन भारत के संदेश वाहक के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपके किसको मानते हैं? राजा राम मोहन राय को मानते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखनीय नहीं है। यानी कि जो हमारा संविधान है उनमें कौन सी ऐसी प्रस्तावना है जो उल्लेखनीय नहीं है? इन 4 ऑप्शनों में से एक तो न्याय की, एक भ्रातृत्व की, एक प्रतिष्ठा की समानता का,
और एक वयस्क मताधिकारी का। यानी कि ऐसी कौन सी आपके ये प्रस्तावना है जो उल्लेखनीय नहीं है इसमें, तो इसमें एक ही है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये व्यक्तित्व मताधिकार का इसमें उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। यानी कि संविधान की प्रस्तावना व्याख्या क्या कहता है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख कभी नहीं है। यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 यानी कि 3 ऑप्शन है उनका उल्लेख है हमारे संविधान के अंदर, लेकिन 4 नंबर ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, इसका उल्लेख आपको संविधान के अंदर नहीं मिलता है। और संविधान में अनुच्छेद संख्या है 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। यानी कि एक तो लोकसभा का और एक राज्यसभा का, यानी कि दोनों का निर्वाचन होना निर्वाचनों का उल्लेखित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 126। और इस प्रश्न संख्या 126 में ये जानते हैं कि भारतीय संविधान, ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली गई थी। यानी कि जो भारतीय संविधान में है वो उन महासंघों की जो योजना है वो किस संविधान से ली गई हैं, तो एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं, या कनाडा से ली गई हैं, या आयरलैंड से ली गई हैं, या यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ये कनाडा से ली गई है। यानी कि भारतीय महासंघ की योजना है कहाँ से ली गई, इस संविधान में कहाँ से ली गई हैं, तो ये कनाडा से ली गई हैं। और इसकी व्याख्या बताते हैं, कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ, किसके साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया। कनाडा के जो संविधान है उसमें एक तो संघात्मक स्वरूप को अपनाया, और उसके बाद में यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। उसके बाद में किसने अपनाया, भारत ने अपनाया, किसके अकॉर्डिंग, कनाडा के। किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को, जो प्रावधान था, देश के हित में नहीं अपनाया गया। यानी कि अमेरिका के अंदर क्या होता है कि दोहरी नागरिकता होती है, वो दूसरे देश में भी नागरिक सदस्यता ले सकता है और अमेरिका में भी रह सकता है। यानी कि दोहरी राजनीति। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में। प्रश्न संख्या 8 के अंदर ये कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों का अनुकलन करो। ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के अनुसार समानता है। अनुच्छेद 16 कहता समान अवसर है। अनुच्छेद 17 कहता उपाधियों का समापन है। और अनुच्छेद 18 कहता है सैनिक उपाधियों की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर होगा 17। ये बिल्कुल भी इसके अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 17 में इसका सी आंसर राइट है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों का समापन जो होता है वो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी माना जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का जो प्रावधान है वो किया गया है, और जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि की देन का भी प्रावधान है। ये प्रश्न अनुच्छेद संख्या 17 में और 18 में भी आपको बता दिया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मौखिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित मौखिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार,
या समानता का अधिकार? तो इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या आपको मैं बता देता हूँ। तो जीवन तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। अनुच्छेद संख्या 22 के अधीन कितना अनुच्छेद 22 में संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक नज़रबंद है वो किया जा सकता है। कितने माह तक? 3 माह तक, वर्ष नहीं, माह पढ़ना यहाँ पर। आगे है प्रश्न संख्या 110। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, सी है इसका राइट आंसर। और इसमें आपको बहुत ही अच्छा है, राष्ट्रपति है जो स्वेच्छा निर्णय अपने खुद के विवेक के आधार पर जो भी अंतर्गत प्राप्त होता है उसमें निर्णय ले सकता है और वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको बता देता हूँ। व्याख्या है भारत के राष्ट्रपति, भारत के कहाँ के राष्ट्रपति? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णायक अधिकार है और विवेकाधिकार के अंतर्गत ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार भी प्राप्त है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75, कौन सा संविधान? 75 के 1 के प्रावधानों के तहत ये कर सकता है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है। और कौन से अनुच्छेद से? 75(1) के प्रावधानों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य होते हैं उनको नामित किया जा सकता है? तो उसमें 14 सदस्यों को नामित करते हैं। कितने सदस्यों को? 14 सदस्यों को। और भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 तथा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित किया जाता है। अतः विकल्प के अंदर जो 4 है वो राइट है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि 12 प्लस 2 यानी कि 12 तो भारतीय होते हैं और 2 ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन, जो इंडिया के, उनकी माँ या पिता इंडिया का हो सकता है और उसका यानी कि माता और पिता में से एक इंडिया का और एक विदेशी होता है, वो एंग्लो इंडियन कहलाता है। एंग्लो इंडियन को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? तो पिता होते हैं या माता होती हैं वो भारत के मूल निवासी होते हैं और उनमें से एक यानी कि जोड़े में से एक व्यक्ति होता है वो भारत का होता है और दूसरा व्यक्ति होता है वो विदेश का हो सकता है, कहीं का भी, पाकिस्तान का, भारत का, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, जर्मन, जो भी कहीं का भी हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है वो राज्यसभा का सभापति कर सकता है या संसद का वरिष्ठतम सदस्य कर सकता है या लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है या भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा का अध्यक्ष है वो आपके भारतीय संसद संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर सकता है। तो इसका व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में, कौन से सदन? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी भी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता है अनुच्छेद 118। कौन सा अनुच्छेद? 118 के 4 संख्या के तहत लोकसभा द्वारा अध्यक्षता की जा सकती है। यानी कि ये अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। किस अनुच्छेद के किस संख्या से? तो अनुच्छेद 118 4 के
तहत ये कर सकता है। आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति कार्यकाल के साथ, जब तक उस लोकसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त होता तब तक, या 5 वर्ष तक? तो इसका राइट आंसर सी है, जब तक उस लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक भारत के प्रधानमंत्री है वो उनका कार्यकाल कर सकते हैं। जब तक उस लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक ये कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या है आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री होता है ना, वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है। तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद कौन से 75(3) के अंतर्गत तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, किसके परिषद के विरुद्ध? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर सकता है। पारित होने पर क्या करता है? प्रधानमंत्री की सहमति से मंत्रिपरिषद को जो पद होता है उसे त्याग करना पड़ता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी करता है और उनके मंत्रिपरिषद के जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उनके अनुसार मंत्रिपरिषद का क्या करते हैं? त्याग पत्र करते हैं, पद का त्याग पत्र कर देते हैं। अगला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। जो मध्य प्रदेश है उसकी उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है? भोपाल के अंदर है, या फिर आपके भोपाल कह सकते हो, जबलपुर कह सकते हो, ग्वालियर या इंदौर, इनमें से कहाँ पर है जो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय है? यह रीट का मॉडल पेपर है दोस्तों, रीट लेवल 2 का मॉडल पेपर है। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है। यदि ये मॉडल पेपर आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो ये शायद तक आपके भविष्य में बहुत अच्छा काम आएगा और इसमें से 3-4 प्रश्न 101% आ जाएंगे। मध्य प्रदेश से उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में है, जबकि इसे न्यायालय की खंडपीठ ग्वालियर में तथा इंदौर में। इसका राइट आंसर है जबलपुर, बी है इसका राइट आंसर। व्याख्या कहता है कि जो मध्य प्रदेश की न्यायालयिक पीठ है वो जबलपुर में, जबकि न्यायालय की खंडपीठ है वो ग्वालियर में। खंडपीठ पूछते हैं तो वो ग्वालियर में माना जाता है, लेकिन न्यायालय पीठ होती है मध्य प्रदेश की न्यायालय पीठ है, उच्च न्यायालय पीठ है वो जबलपुर में है, और खंडपीठ माना जाता है तो ग्वालियर में माना जाता है। यह ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग। निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित है? साहा आयोग, नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति या लिब्रहान आयोग? तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता आयोग, जो पंचायत राज से संबंधित कह सकते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था, और इस समिति का गठन है 1957 में। कब किया गया था? 1957 के अंदर इस समिति का गठन किया गया था, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था, और इस समिति में अपना प्रतिवेदन नवंबर 1957 में प्रस्ताव किया गया था, और समिति की सिफारिश से 1 अप्रैल 1958 को लागू की गई थी। कब की गई थी? तो 1958 में 1 अप्रैल, ठीक है ना दोस्तों, 1 अप्रैल 1958 को इस समिति की सिफारिश लागू की गई थी। दिन रात जिस कारण होते हैं वह हैं। दिन रात किसके कारण होता है? ये रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं ये प्रश्न आपको इसमें पुटअप कर देता हूँ, बाकी आपको ईवीएस के लिए बहुत लेवल फर्स्ट के लिए ये पूरे प्रश्न हैं वो उसमें आपको टारगेट करूँगा। भू परिक्रमण है, दिन रात किसके कारण होते हैं? तो भू परिभ्रमण या पृथ्वी के अक्ष के झुकाव या 90 डिग्री पश्चिम। तो इसका अर्थ उत्तर होगा भू परिभ्रमण, यानी कि पृथ्वी प्रत्येक 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व। इस प्रकार देशांतरीय विस्तार के माध्यम से सूर्य प्रकाश के आयतन द्वारा, सूर्य क्या करता है? प्रकाश के आयतन द्वारा पृथ्वी 2 भागों में बंट जाती है। अतः सूर्य के समक्ष वाले क्षेत्र में दिन और विपरीत वाले भाग में रात होती है। दोस्तों ये समझ में आया? तो
इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सके सब्सक्राइब करना। दोस्तों इसी तरह मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।